हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर चैनल एट सरकारी रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सेल के चैप्टर की, जो कि नीट बायोलॉजी कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है। हमारे नीट बायोलॉजी कोर्स का फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हम इसकी बात कर रहे थे। साथियों, ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी से 80 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट नीट में आने वाले हैं। नीट 2020 में डायरेक्ट आएंगे, मेरी गारंटी है साथी। क्योंकि देखो, ये कोई भी एक्सप्लेनेटर होता है जो एक्सप्लेनेशन देता है, तो कुछ सोर्सेज होते हैं, उनके बेसिस पर कोई भी बंदा बोलता है। तो मैं साहब किसी सोर्सेज पर आधारित होकर बोल रहा हूँ, कुछ सूत्रों के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। कुछ सोर्सेज हैं इम्पोर्टेंट, जिनके बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि 80 to 90% अब की बार एनसीईआरटी से आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो हम एनसीईआरटी को किस लहजे में पढ़े हैं, डिपेंड ये करता है। देखो, पढ़ती तो सारी दुनिया है, सब लोग, सभी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जो भी कोचिंग नगरी हैं, उनमें 1% बच्चा भी एनसीईआरटी तो पढ़ेगा। इवन बायोलॉजी की तो पढ़ेगा, अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री की नहीं पढ़ेगा तो बायो की तो कंफर्म पढ़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो खैर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन 1% बच्चा, जिसे, हालांकि फिसड्डी तो कोई नहीं होता, यानी कि जो ना पढ़ने वाला है वही फिसड्डी होता है, और जो ना पढ़ने वाला है वो भी एनसीईआरटी पढ़ेगा। तो आप समझ जाइए कि एनसीईआरटी तो सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक जो इंटेलेक्चुअल बंदा है वो एनसीईआरटी को किस वे में पढ़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो साहब, हम उसी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे जिस तरीके से एक इंटेलेक्चुअल बंदा पढ़ेगा। साथियों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि आज का जो पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो एनसीईआरटी का ये 8th चैप्टर है, लेकिन हमारा जो नीट बायोलॉजी का कोर्स है उसका फर्स्ट चैप्टर है सेल। इसको फर्स्ट चैप्टर लेना भी, इसके पीछे भी कुछ रहस्य है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है सेल को ही। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि सेल के बारे में मान लीजिएगा पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर हमारा ये है। तो हम सारे चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेल होना चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल बंदा करता है, यानी कि हर लाइन को एक बाइबल की तरह पढ़ना है। साथियों, पता है बाइबल में हर शब्द, हर लाइन का महत्व होता है। एक लाइन दूसरे लाइन के बगैर अधूरी रहती है। इसलिए एक इंटेलेक्चुअल बंदा क्या करता है और क्या करना चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअली बिहेव करना चाहिए। कहने का मतलब यह है, लाइन टू लाइन का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल एक फ्लो टाइप होना चाहिए। तो वो फ्लो कैसे आएगा, हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा साथियों, मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, आप एक बार बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब आप अपने अराउंड देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग देखते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें देखते हैं। अब इस लाइन को एनसीईआरटी लिखने वाले प्रोफेसर्स ने क्यों लिखा? इंटेलेक्चुअल बंदा सोचेगा इस बात को, और फिर वो ज़्यादा ना सोचकर, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, पीएचडी नहीं करना है अब यहाँ पर, तो किस वे में सोचेगा? अब वो ऐसा तो सोचेगा नहीं कि क्यों लिखा, किस मैनर में, ऐसा तो सोचेगा क्यों लिखा, लेकिन किस मैनर में नहीं सोचेगा। वो इस मैनर में नहीं सोचेगा कि क्यों लिखा जाना चाहिए था, वो इस मैनर में सोचेगा कि ये सेल के रेस्पेक्ट में क्यों लिखा।
क्यों लिखा तो सोचेगा, लेकिन क्यों लिखा नहीं सोचेगा। देखिएगा साथियों, इसमें एक मार्जिनल डिफरेंस है, मार्जिनल लाइन का फ़र्क है। केवल एक ट्रांसपेरेंट कर्टेन है, उसको उठाना है आपको, या उसके आर पार देखना है। बस यही थिंकिंग होती है एक इंटेलेक्चुअल बिहेव करने वाले बंदे में। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सही इत्मीनान से समझिएगा, सही तरीके से समझिएगा। कुछ ऐसे है, देखो, When you look around, you see both living and नॉन लिविंग थिंग्स। अब इस लाइन को इंटेलेक्चुअल बंदा सेल से जोड़ देगा, क्योंकि वो सेल पढ़ रहा है और नीट एग्ज़ाम में सेल आने वाला है। बाकी लिविंग और नॉन लिविंग में तो पता नहीं क्या क्या आता है, पूरा वर्ल्ड में सब कुछ सिमट जाता है। जो ऑर्गेनिजम्स जिनका नोमेनक्लेचर अभी तक नहीं हुआ है, वे लोग भी सिमट जाते हैं, वे ऑर्गेनिज्म भी सिमट जाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। तो साथियों, हमें वहाँ पीएचडी नहीं करनी है, हमें तो यहाँ से अटैच करके फिर वहाँ जाना है, यहाँ से अटैच करके फिर वहाँ जाना है, ना कि डाइवर्जन पॉइंट को ग्रहण करना है। हमें डाइवर्जन पॉइंट नहीं लेना है, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ साथियों। फ्रेंड्स, यहाँ से इस लाइन से हमें सेल पर जाना है कि भैया ये लाइन क्यों लिया, लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब क्या है यहाँ पर मतलब यह है कि ये कोई ना कोई यूनिट से बने, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। और सेल क्या काम करती है, ये यूनिट का ही काम करती है। किसके यूनिट का, लाइफ का। अब नॉन लिविंग भी दे दिया इन्होंने, फिर इंटेलेक्चुअल बंदे का दूसरा पॉइंट क्या होगा। पहले ये प्रोसीजर समझ लीजिए, हमें लीजिएगा कि कहाँ जाना है। यहाँ से यहाँ जाएंगे सेल पर, और सेल हमें कहाँ पर लेकर जाएगी, नीट पर लेकर जाएगी, हमें ये क्वालिफाई करवाएगी साथियों। तो आप समझ गए होंगे इस बात को, ओके। अब नॉन लिविंग थिंग्स है, वो किसके बने हुए हैं, वो भी उनकी भी एक यूनिट है साथियों, यूनिट है। तो हम हमेशा लाइन को देखकर टाइटल पर जाएंगे कि इसका इस लाइन से क्या संबंध हो सकता है, ये लाइन क्यों दे रहा है भाई यहाँ पर, ये जो, या फिर कोई कविता होती है तो हम देखते हैं भाई ये लाइन, इस कविता का नाम कुछ और था, ये लाइन दे रहा है, तो उसमें रस नहीं आता है साथियों। कविता में भी अगर आप देखते हैं तो इसी तरीके से हर लेख में ऐसा ही होता है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, और वो लेख है वो कैंसिल कर दिया जाता है। जो हाई क्वालिफाइड लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल बंदे होते हैं, वो लेख को देखकर ही कैंसिल कर देते हैं कि ये लेख में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, इसलिए इस लेख को हटाओ। इसलिए हमें कुछ लेख पढ़ना भी है तो हम उसे टाइटल से जोड़कर देखेंगे कि टाइटल के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, तो आप उस लेख को पढ़िएगा, मज़े लेकर पढ़िएगा, वो लेख वास्तव में सही रहेगा। इसलिए हर लाइन को आप सेल से कनेक्ट करके पढ़िएगा, यही एक इंटेलेक्चुअल बंदा करेगा। और अगर आप ऐसा करके पढ़ते हैं तो कभी भी मार नहीं खाएंगे साथियों। आप नीट को क्वालिफाई कर जाएंगे ओनली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, ओके। तो डियर्स, हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं और देखते हैं। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? What is that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organisms. साथियों, इस पैसेज का सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा वे है समझने का, और सिंपल सा बेस है। आपने ज़रूर देखा होगा और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते होंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है ये किसके बने हैं, और ऐसा क्या है जो लिविंग थिंग के पास नहीं है।
ऐसा क्या है जो लिविंग थिंग के पास है और ऐसा क्या है जो लिविंग थिंग्स के पास नहीं है। अब इन लाइंस को आप सेल से जोड़कर देखिएगा, सेल से जोड़कर देखेंगे तो इसका भावार्थ यह निकलेगा कि ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा चीज़ क्या है, सेल है। ऐसी चीज़ क्या है, सेल है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। ओके, व्हाट इज इट दैट एन inanimate थिंग डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज़। जो सेल के अलावा जो फंक्शनिंग है, सेल के अलावा जो फंक्शनिंग है वो लिविंग थिंग के पास नहीं है। इसका आंसर ये बनेगा। और पहले वाले का आंसर व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो लिविंग कौन बनाता है उस ऑर्गेनिज्म को, क्या चीज़ है उसके पास ऐसी, उसके पास सेल है जो बेसिक यूनिट है। तो आप इस लाइन को, इस पैसेज को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आप पहले टाइटल को देख ही चुके हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। अब वही बात है, इस लाइन को भी टाइटल से जोड़िएगा। टाइटल क्या कह रहा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बहुत सारी सेल तो नहीं, सिंगल पाई जाती है। एंड आर कोल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर बोलेंगे क्योंकि इनमें एक सेल होती है, उनमें एक सेल ही होती है, और एक सेल होने के कारण उन्हें यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। अदर्स लाइक अस, जैसे हम हैं, जो दूसरे जो हम हैं, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कई सेल्स के बने हुए हैं, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब ही यही है साथियों, इसका जो मीनिंग है ना, पहले वाला मल्टी कि बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो होगा वो जिस जीव में एक से ज़्यादा सेल्स होंगी वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेल क्या है। वैसे तो फ्रेंड्स आप पहले से जानते हैं सेल्स क्या होती हैं, सेल क्या है, इस चीज़ को बताना आवश्यक यहाँ हो जाता है, जानते हैं या नहीं जानते हैं तब भी। तो समझिएगा कि सेल होती क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड द सेकंड performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. आप समझे होंगे साथियों इस चीज़ को। मैं आशा करता हूँ कि इस लाइन को आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसके योग्य होते हैं, कैपेबल का मतलब योग्य होते हैं, किसके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, इसके कैपेबल होते हैं। समझ गए किसकी बात कर रहा है, पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है साथियों। It is not talking about multicellular organisms, but it talks about unicellular organisms. Who talks about this line? I'm underlining here. Sorry. I'm underlining here. This line talks only about independent existence. Only unicellular organisms. केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं होते हैं साथियों। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। लाइफ के ज़रूरी फंक्शंस हैं वो भी करते हैं। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. कोई भी जिसके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम है, क्या है कम, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल,
सेल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अगर सेल से भी कम है, आप समझ पा रहे हैं इस लाइन का भाव अर्थ। देखिए साथियों, अगर इंग्लिश मैन के सामने बोली जाती है तो उसकी फीलिंग्स को समझ पाएगा। लैंग्वेज का यही होता है, अगर लैंग्वेज आपको आती है तो आप फीलिंग्स से ज़्यादा समझेंगे, बाकी वर्ड से कम समझ पाएंगे। अगर आप कबीर दास जी के दोहे का ट्रांसलेशन करके किसी इंग्लिश मैन के सामने व्याख्या करते हैं तो वो इंग्लिश मैन उतना नहीं समझ पाएगा जितना कि एक इंडियन समझ सकता है, एक इंडियन पर्सन समझ सकता है। वही बात है, जब शेक्सपियर की जो पोइम है वो इंडियन पर्सन के सामने रखी जाए तो इंडियन पर्सन उन फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा, बस उन वर्ड्स को तो समझ पाएगा लेकिन उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा जो एक इंग्लिश मैन समझ सकता है। साथियों, यही बात कुछ यहाँ अप्लाई होती है, आपको फीलिंग समझना पड़ेगा। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जिसके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है सेल की, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली नहीं जी पाएगा, उसको किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा। हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल। सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किसकी, और फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब साथियों, फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के बीच में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर जिसका फंडामेंटल वो खुद हो, तो हम बोलेंगे ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। समझ गए? क्योंकि ये स्ट्रक्चर का फंडा क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर का फंडा कुछ है उसको बोलेंगे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट। यहाँ पर बॉडी का स्ट्रक्चरल बेसिस क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल क्या है, सेल। बॉडी यानी किससे बनी हुई है, वह इसका बेसिक क्या है, सेल। जिस तरीके से कमरा ईंटों से बनाया जाता है उसी तरीके से बॉडी का निर्माण भी एक एक सेल से मिलकर होता है। दूसरा आता है आपका फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या होगी साथियों, आप आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आप इस बारे में नॉलेज ज़रूर लेंगे, या फिर आपको ये नॉलेज भी होगी कि एक सेल है, बहुत सारी सेल्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को भी करेंगी, एक टिश्यू मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को करेंगे, एक एक सेल किसी फंक्शन को करेगी, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स किसी फंक्शन को करेगी, लेकिन साथियों करेगी सेल ही। बॉडी में कुछ भी होगा करेगी सेल ही, इसलिए ये फंक्शनल यूनिट हो गई। हर फंक्शन को सेल परफॉर्म करेगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो फिर क्या हुआ, आपको टाइटल से जोड़ना पड़ेगा, टाइटल से जोड़िएगा। इन लाइंस को आप टाइटल से आसानी से जोड़ सकते हैं क्योंकि टाइटल को ही डिफ़ाइन कर रहे हैं। सारा चैप्टर वैसे तो टाइटल को डिफ़ाइन करेगा साथियों, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य कि हम टाइटल से जोड़ कर देखें हर चीज़ को, हर लाइन को। चलिए जोड़ कर देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। यूनिसेलुलर क्यों लिखा गया, ये लाइन क्यों आई, क्योंकि कैपेबिलिटी दर्शा रहा है। अब क्यों, अब देखिएगा, आप लाइफ में कोई ना कोई किसी के पास भी कोई ना कोई एबिलिटी होती है, कुछ ऐसी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है जिससे वो लाइफ में जी पाए, कैपेबल रह सके, एग्जिस्ट कर पाए, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इस लाइन में लिखा गया है, कैपेबल का प्रयोग किया गया है। किसको समझाने के लिए, लाइफ की यूनिट सेल है और सेल के साथ ही कैपेबिलिटी निहित है। ओके, सेल इंक्लूड्स कैपेबिलिटी। टॉपिक यही था हमारा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो कैपेबल सेल में इंक्लूड है, कैसे,
क्योंकि सेल पर ही डिपेंड करेगा कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा या डिपेंडेंट। अगर पूरी स्ट्रक्चर नहीं है सेल की, उससे कम है, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग है, यहाँ पर बताया गया है। तो हम सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। साथियों, मज़ा आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ इस बात की। लेकिन टेंशन ना लीजिएगा, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है सेशन, थोड़ा थोड़ा करके हम करने वाले हैं। ये केवल डेमो था आपका, लेकिन कल तैयार रहेगा, आप आराम से तैयार होकर आइएगा। कल से हम सेल थ्योरी से शुरुआत करने वाले हैं, तो आपके पास भी एनसीईआरटी बुक होगी, मैं आशा करता हूँ शायद होगी। तो आप पढ़ कर आएंगे, आप समझेंगे उस चीज़ को। तो आप डायरेक्ट कमेंट में लिखकर मैं बिल्कुल कल लाइव आने वाला हूँ, कल लाइव स्टडी करवाएंगे इस बारे में, सेल के बारे में। तो आप पढ़ कर आइएगा और अपने क्वेश्चन आंसर हैं वो पूछिएगा। मैं साथियों नियरली अबाउट सुबह सुबह की क्लास रखूँगा, 8 बजे आप आ सकते हैं। आप 8 बजे सुबह क्लास अटेंड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होने वाली है, कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस पैसेज को और ख़त्म करते हैं साथियों। एंटोन वॉन लीवनहुक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। लाइव सेल को देखने वाले एंटोन वॉन लीवनहुक थे। क्यों थे? क्योंकि ये इसी में इंटरेस्ट रखते थे। माना जाता है कि एक बैक्टीरिया से इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, एंटोन वॉन लीवनहुक ने। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की खोज की। अब देखिएगा साथियों, इन लाइंस को भी अगर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से अटैच करके देखते हैं, उस टाइटल से अटैच करके देखते हैं, तो सटीक जाते हैं, बिल्कुल सटीक जाते हैं। देखिएगा, मैं आपको करके बताता हूँ। एंटोन वॉन लीवनहुक, जो एंटोन वॉन लीवनहुक फर्स्ट साइन डिस्क्राइब्ड लिविंग सेल, लाइव सेल, उन्होंने लाइव सेल को डिस्क्राइब किया। क्योंकि ये यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की यूनिट है, और यूनिट है इसीलिए तो बैक्टीरिया में थी और बैक्टीरिया जी पा रहा था। अगर बैक्टीरिया में सेल नहीं होती तो वो अलाइव हो जाता। वो लाइव कैसे होता? वो नॉन लिविंग हो जाता ना। आप समझ पा रहे हैं इस मेरी बात को? तो ये यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ होने के कारण ही बैक्टीरिया में पाई गई थी। एंटोन वॉन लीवनहुक ने ये देख ली। तो ये फंडामेंटल यूनिट है, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ये टाइटल पर सटीक बैठता है, ये लाइंस टाइटल पर सटीक बैठती है। फिर उसके बाद आता है साथियों, उसके बाद आता है, देखिएगा उसके बाद क्या लिख रखा है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में क्या किया? न्यूक्लियस की खोज की। कहाँ पर की? ये साथियों इसी सेल में की थी, क्योंकि सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की यूनिट है, तो बैक्टीरिया में पाई गई। फिर बाद में सेल में देखा गया कि न्यूक्लियस भी है, सेल में न्यूक्लियस भी है। इस लाइन को अटैच करिएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, क्योंकि सेल यूनिट ऑफ लाइफ है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, इसलिए ये लाइन भी सटीक बैठती है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है इन्होंने। मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैं कलर चेंज करके फिर बताता हूँ आपको। द इंटरवेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप का खोज होने पर और इसका इम्प्रूवमेंट होने पर, पहले तो माइक्रोस्कोप की खोज हुई,
तो सेल को पता लगाया गया, फिर बाद में इम्प्रूवमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट होके फिर इसको बारीक किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, मतलब माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल की स्ट्रक्चरल डिटेल्स आने लगी। न्यूक्लियस के बाद भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी चलती रही और ये रिवील किया गया कि इसकी और भी स्ट्रक्चर है, इसलिए सेल की स्ट्रक्चर डिटेल्स को रिवील किया गया। अब इसको टाइटल से जोड़ सकते हैं आप लोग, टाइटल को जोड़कर मैं दिखाता हूँ आपको। इंटरवेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्यों हुआ इंटरवेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप? क्योंकि सेल की खोज करना था। सेल की खोज क्यों करना था? सेल की स्टडी करना था। सेल की स्टडी क्यों करना था? सेल की स्टडी इसलिए करना था, द यूनिट ऑफ लाइफ। हुआ कि नहीं अटैच? हुआ ना अटैच? इसलिए बिल्कुल अटैच करके पढ़िएगा साथियों, मज़ा कुछ और होता है अटैच करने का। ओके, ओ सॉरी। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल आप आशा करता हूँ समय पर पहुँच जाएंगे। कल हम एक लाइव क्लास लेने वाले हैं 8 बजे सुबह। थैंक यू।